जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली कुछ क्लासों में जो संविधान का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। अब इस क्लास में हम संविधान का पार्ट 3 जो है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि संविधान का पार्ट 3 किससे रिलेटेड है और कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 1 से लगा के और आर्टिकल यदि बात की जाए 51 के कै पार्ट तक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ आपके जैसे राज्य क्षेत्र है, स्टार्टिंग के भाग में, दूसरे वाले भाग में नागरिकता की बात हुई जो हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में। और अब जो भाग 3 है, भाग 3 आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और व्यक्ति की संपूर्ण विकास के लिए ये अपना में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 12 से लगा के आर्टिकल 35 तक, यानी जो आपके ये अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। और इसमें क्या है कि आपको हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। यानी सर्वप्रथम जब हमारा मूल संविधान था, कितनी बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार, तो यहाँ क्या बात करेंगे हम, 7 मौलिक अधिकार थे या मूल अधिकार भी इनको बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे जो मौलिक अधिकार है वो केवल और केवल वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसके लिए, देखो हमें नॉर्मल एग्जामों के लिए दोस्तों नीड होती है किसकी, कि जैसे नॉर्मल कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों में फैक्चुअल तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें उन्हीं चीज़ों की नीड है और उन चीज़ों को पढ़ने के लिए फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान से लिया गया है, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसी भी एग्जाम में आ जाएगा कि भारतीय संविधान में इनको कहाँ से इंक्लूड किया गया है, तो एक सबसे पहला पॉइंट है कि अमेरिका से लिया गया है। दूसरा, अच्छा, मौलिक अधिकार अपने आप में एक मैग्ना कार्टा की तरह हैं। जैसे मैग्ना कार्टा है क्या, मैं आपको हल्का सा बता दूं बस। मैग्ना कार्टा, क्योंकि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है, यानी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात देखो, मैग्ना कार्टा जो शब्द है इससे आप क्या समझ रहे हो। केवल इतना समझिए कि जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि हमें मतलब एकदम से ज़्यादा अधिकार दे देना, उसमें जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए है, और एकदम से मतलब जिसकी संभावना ना हो उतना एकदम से मिल जाना, इसको मैग्ना कार्टा शब्द से निर्देशित किया गया है, ठीक है। यानी संभावना से अधिक मिल जाना, संभावना से अधिक प्राप्त होना। अच्छा, ये जो शब्द है ब्रिटेन की महारानी जो है उससे रिलेटेड है, और 1912 की बात है कि जब वहाँ के प्रिंस को ये मतलब मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ था, एक अधिकारी टाइप का उसी अधिकार पत्र दिया गया था, ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए थे, तो वहाँ से ये शब्द मैन्युफैक्चर हुआ था, मतलब वहाँ ये सब चर्चा में आया था। अच्छा,
बस केवल आपको इतना याद रखना है कि मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का भाग जो 3 है उसी को मैग्ना कार्टा कहा, इतना ही आपसे पूछेगा। ज़्यादा देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हमें केवल उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए नीड है। ये ज़्यादा पढ़ना, इधर उधर की बातें पढ़ना, वो नीड नहीं है। जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, जिन पर ज़्यादा फोकस करता है, वहीं आप भी ज़्यादा फोकस करिए, अपना टाइम वहीं आप सबसे ज़्यादा दीजिए, ठीक है ना, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी ऑफिस में आप बैठ जाए, सीजीएल का इंस्पेक्टर जब आप हो जाओगे, खूब आराम से बैठ के किताब पढ़िएगा, जो आपका मन करे वो सब करिएगा, लेकिन तब तक आप केवल उतना पढ़िए जितना आपको नीड है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में इधर उधर मत फंसिए प्लीज़ दोस्तों। कि स्मार्ट स्टडी से आज सिलेक्शन हो रहा है सभी का, ज़्यादातर सिलेक्शन स्मार्ट स्टडी से। यदि आप गधे की तरह मेहनत करते हैं, वहाँ आपको उतना सिलेक्शन नहीं है। तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है, मैंने बता दिया है, और यही क्वेश्चन में पूछ सकता है। और इसमें एक और बात है, जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में हुआ है मौलिक अधिकारों का, इतना विस्तृत विवरण किसी संविधान में नहीं हुआ मौलिक अधिकारों का। जैसे अमेरिका में ये हैं, तो अमेरिका में इनको ज़्यादा विस्तृत नहीं किया गया है, लेकिन अपने भारतीय संविधान में इनको ज़्यादा विस्तृत किया गया है। तो एक ये बात ध्यान रखने की, यानी बहुत ज़्यादा विस्तार से इनका विवरण दिया गया है अपने संविधान में। अच्छा, और एक और बात है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, यानी हम इनको न्यायालय में जाकर इनको प्राप्त किया जा सकता है। एक पॉइंट में आप लिख लेंगे की पॉइंट करके कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार न्यायोचित हैं, न्यायोचित। तो इसमें आप जैसे मान लिया, न्यायोचित का मतलब मैंने बता ही दिया है कि जो न्यायोचित है, न्यायोचित का मतलब होता है कि हम इनको न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, उनको हम, वो न्यायोचित नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी मैंने इसको देखा है कि अभी रिसेंटली यूपीएससी में पूछा गया था, शायद 2019 के बाद से शायद पूछा गया है कि ऐसा कुछ था, पता नहीं कि निम्न में से कौन न्यायोचित है, या ये था कि डीपीएसपी न्यायोचित है कि नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो प्लीज़ दोस्तों, जो चीज़ें न्यूज़ में हैं, चर्चा में हैं, कहीं पूछी जा रही हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करें प्लीज़, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो मूल अधिकार हमारे न्यायोचित हैं, जबकि डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। उसको डीपीएसपी में भी जब हम पढ़ाएंगे, वहाँ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, दूसरा, अब बात की जाए कि हमारे जो 7 मौलिक अधिकार हैं, और उन 7 मौलिक अधिकारों में अब प्रेजेंट टाइम में 6 रह चुके हैं। मूल संविधान में हमारे 7 थे, तो उन पर थोड़ा सा बात करेंगे, और वे किस प्रकार हैं, कहाँ से हैं, कौन कौन आर्टिकल उनमें इंक्लूड होते हैं, उनको देखते चलेंगे। जैसे सबसे पहला जो आपका अधिकार है वो है समता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार। इसके अंदर आपके जो आर्टिकल 14 से 18 तक जो आर्टिकल हैं, वे उन आर्टिकलों में डिफरेंट तरीके से समानता को समझाया गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार लोगों को समानताएं दी गई हैं, और समानताओं को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। मतलब कि उनके जैसे लिंग भेद, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन किया जाता है। तो वो सब चीज़ों को इन आर्टिकलों में अच्छे से समझाया गया, जो कि हम भी समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो दोस्तों, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में है, देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 19 से 22 तक है। जो ये आर्टिकल है 19 से 22 तक जो आर्टिकल है, इन आर्टिकलों में समान स्वतंत्रता को समझाया गया है कि हमें किस प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, उन स्वतंत्रताओं का उपयोग हम किन किन तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका अगला जो मौलिक अधिकार है वो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में,
इन 2 आर्टिकलों के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाया गया है। अच्छा, अगला आपका आर्टिकल जो आपका जो मौलिक अधिकार है नंबर 4, ये है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। यहाँ भी इन आर्टिकलों में भी धर्म की स्वतंत्रता को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग धर्म को किस वे में समझा गया है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और आर्टिकल जो आपका जो आपका 5वें नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी। शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, इन 2 आर्टिकलों में इनको समझाया गया है। और आपका जो 6th नंबर का जो अधिकार है वो आपका संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। इसी आर्टिकल पे बातें करेंगे थोड़ा सा। जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, दोस्तों ये पहले आर्टिकल 31 में था, और जब ये 31 में था तो ये मौलिक अधिकारों में इंक्लूड होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा 1978 में हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इसको आर्टिकल 31 से हटा लिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और संविधान का जो भाग 12 है, भाग 12, जिसमें आर्टिकल 300 का जो कै पार्ट है, अनुच्छेद 300 का कै, अनुच्छेद 300 के कै में इसको जोड़ दिया गया है और नॉर्मल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब जो 7th नंबर का अधिकार है, ये जो 7th मौलिक अधिकार जो है, ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये आपका ये राइट जो है, ये राइट अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि जो B.R. अम्बेडकर सर हैं, उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको इंक्लूड किया गया है। और B.R. अम्बेडकर सर जो हैं, उन्होंने इस अधिकार को मतलब मूल अधिकारों की आत्मा कहा है। तो दोस्तों अब ये फ़िलहाल जो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, ये इसको छोड़कर, ये वाला तो मैंने बता दिया है, ये जो 6 मौलिक अधिकार है, इन 6 मौलिक अधिकारों को अब संविधान में प्रायोरिटी दी गई है। और जो आपका अब मैं इनके देखो, एक सबसे बड़ी बात है, जैसे जो हमारे संविधान की विशेषता है, समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है इनके माध्यम से। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने एक बात नोट किया होगा कि यहाँ हमने जिक्र किया है आर्टिकल 14 से, और जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग की हमने बात की थी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो हैं, वो आर्टिकल कहाँ से 12 से स्टार्ट होते हैं। मूल अधिकार जो 6 हैं, अनुच्छेद 12 से लगा के अनुच्छेद 35 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक, और भाग 3 में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब बात करें किसकी, कि जो हमारा भाग 3 है वो 12 से स्टार्ट होता है, तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है, और फिर आर्टिकल 12-13 में क्या है, और उसके बाद फिर 14 से यहाँ स्टार्ट होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो दोस्तों जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, यानी राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा।
परिभाषा दी गई है, राज्य को परिभाषित किया गया है। और जो आर्टिकल आपका 13 है, आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 जो किसी, जैसे मान लें कोई संशोधन होता है संविधान के अंदर, यदि कोई संशोधन होता है तो उस संशोधन को ये चेक करता है, उस पर JR जुडिशल रिव्यू जिसे बोलते हैं, JR यानी जुडिशल रिव्यू करता है उसका कि वो हमारे मौलिक अधिकारों के को कहीं खंडित तो नहीं करता, उनको कोई उनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मौलिक अधिकारों का, उसको तो डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। तो ये जो आर्टिकल आपका 13 है, आर्टिकल 13 है पुनर्विचार करना बोल लो आप इसको, यानी रीचेक करना, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 के तहत की जाती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा एक बात ध्यान रखना कि जो भाग 3 में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है ना, ये दोनों आर्टिकल, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उन फंडामेंटल राइट को इसमें से राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखकर किया गया है। और आर्टिकल 13 में न्यायिक समीक्षा की गई है, तो वो भी यही न्यायिक समीक्षा की जाती है कि कई मौलिक अधिकारों के संगत है या असंगत है, कोई जो विधि बनाई गई है, कोई कानून बनाया गया है, वो कानून मौलिक अधिकारों के असंगत तो नहीं है। ठीक है, कोई विधि कहाँ तक असंगत है और कहाँ तक संगत है, उसको जहाँ तक वो संगत है वहीं तक रखा जाएगा, जहाँ तक असंगत है उसको वहाँ से काट लिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, बाकी आर्टिकल जो 14 से 18 तक है, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, कहीं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए दोस्तों, उसका भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, और इससे पहले जो मैंने भाग 1 और भाग 2 कवर करा है वो भी देख लेना। यहाँ से पैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, अदर कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से करते चलें। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू दोस्तों।